Hello everyone, welcome to the YouTube platform of the Absolute Chemistry. I am Abhishek Samal. I hope you all are fine. Today we are going to start the first chapter of class 10 NCERT science book, which is chemical reactions and chemical equations. देखो, इस चैप्टर को जब हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले हमें थोड़ा सा क्लास 9 में जो हमने स्टेट्स ऑफ मैटर और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था वह उसके बारे में हमें थोड़ा सा डिस्कशन करना होगा। जब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को पढ़े थे उसके बाद हमने थोड़ा सा चेंजेस के बारे में एक ब्रीफली थोड़ा सा मेंशन था एनसीईआरटी में, लेकिन उसको बहुत ही ब्रीफली वहाँ पे मेंशन किया गया था, एलाबोरेट नहीं किया था। लेकिन इस जो टॉपिक में ना हम वहीं से स्टार्ट करेंगे और उसको थोड़ा सा एलाबोरेट करके हम लोग समझेंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वहीं से, मैं चेंजेस से स्टार्ट करूँगा। देखो, एक सब्सटेंस में हम कब बोलेंगे कि उस सब्सटेंस में कोई चेंज हुआ, हमें कब पता चलेगा? जब हम देखेंगे कि उसका कोई प्रॉपर्टी पहले कुछ अलग था लेकिन कोई एक ऐसा कुछ फेनोमेनन हुआ, उसके बाद वो प्रॉपर्टी चेंज होके कुछ और बन गया, तभी हम बोलेंगे कि उस सब्सटेंस में कोई चेंज हुआ। तो चेंज हम तभी बोल सकते हैं जब किसी प्रॉपर्टी में चेंज आएगा। तो चेंज हम कब बोलेंगे? जब उसका कोई प्रॉपर्टी चेंज हुआ। तो हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ा था। प्रॉपर्टीज़ हमने कितने तरह के पढ़े थे? बहुत सारे तो पढ़े थे, लेकिन जो मेन जो दो तरह से हमने उनको डिवाइड किया था तो वो दो ही तरह से हम उनको पढ़े थे। पहला जो प्रॉपर्टी था वो था फिजिकल प्रॉपर्टी। आप सबको थोड़ा सा मैं बस याद दिला रहा हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टी। और सेकेंड जो प्रॉपर्टी था वो था केमिकल प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी था केमिकल प्रॉपर्टी। तो इन दोनों में से जो भी चेंज होगा हम बोल सकते हैं कि कोई एक चेंज उस सब्सटेंस में हुआ। सपोज फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुआ तो हम उस तरह के जो चेंजेस होते हैं ना उनको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। उसको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। वैसे ही अगर कोई केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज हुआ तो उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। वो जो चेंज जो फेनोमेनन होता है ना उसी को हम बोलते हैं केमिकल चेंज। और ये जो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में यहाँ पर क्या क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये जो केमिकल चेंज होते हैं ना, ये जो केमिकल चेंज मैंने बताया कि जब केमिकल प्रॉपर्टी किसी का चेंज होगा, वो जो केमिकल चेंज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। उसी का नाम ही केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन कोई और डिफरेंट नहीं होता, इसी को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और अगर कोई फिजिकल चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग फिजिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग फिजिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इसके साथ थोड़ा मतलब है, इस टॉपिक का नाम ही वही है। तो देखो, यहाँ पर बहुत बेसिक सी बातें मैंने बताया आपको कि किसी प्रॉपर्टी में अगर चेंज होगा तो उसको बोलोगे कि आप कोई उस सब्सटेंस में कोई चेंज आया। प्रॉपर्टी दो तरह के होता है, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होगा तो उसको बोलोगे फिजिकल चेंज हुआ, केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज होगा उसको बोलोगे केमिकल चेंज हुआ। यही केमिकल चेंज होता है, केमिकल रिएक्शन। ये तो बहुत बेसिक सी बात थी, लेकिन हमें इसका मतलब यूज़ कैसे करना है। हमें कोई एक एग्जाम्पल दिया होगा, किसी चेंज का हमें एग्जाम्पल दिया होगा और हमें पूछा होगा कि तुम इसको देखकर बताओ कि ये जो चेंज हो रहा है वो फिजिकल चेंज के अंडर में जाएगा या केमिकल चेंज में जाएगा। तो उसको हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे एक दूसरे से? तो आप बोल सकते हो कि हम सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं उनको याद कर लेंगे, सारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम याद कर लेंगे, फिर देखेंगे कौन सा प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है। अगर वो हुआ तो हम बोल देंगे। लेकिन इतने सारे जो प्रॉपर्टीज़, क्योंकि एक जब चेंज होता है ना, जब कोई रिएक्शन होता है तो वहाँ पर कभी कभी मल्टीपल चेंजेस होते हैं, तो आपको बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा उसको उस बेसिस में जज करना कि कोई प्रॉपर्टी को आप देख के बोलोगे कि कौन सा वाला प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है, और वो बहुत ही टायरिंग प्रोसेस भी होगा। आपको पूरा ऐसे एक एक करके आपको चेक करना होगा। तो ईजी वे कौन सा है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक समझाता हूँ। देखो, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, अगर आप किसी एक सब्सटेंस का कोई फिजिकल प्रॉपर्टी को मेज़र करना चाहते हो, ठीक है, सपोज आप किसी का मास मेज़र करना चाहते हो। मास तो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो आप उसको कैसे मेज़र करोगे? आप सिंपल तरीका है, आप उसको लेके आओ, एज इट इज़ आप किसी वेइंग मशीन में उसमें उसको रख दो, वो आपको एक वेट दे देगा।
और उसी हिसाब से आप यूनिवर्स के जिस भी प्लैनेट में हो, आप उसके जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो जी होता है उसके साथ आप उसको डिवाइड करके आप उसका मास निकाल सकते हो। हमारे यहाँ पे वो 9.8 होता है। तो हम इस तरह से मास को निकाल लिए। तो जो मास को डिटरमाइन करने का ये जो प्रोसीजर था, एक फिजिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने का ये जो प्रोसीजर था, क्या इसमें हमें वो सब्सटेंस का केमिकल स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या केमिकल आइडेंटिटी के साथ कोई छेड़खानी करनी पड़ी? नहीं, हमें उसका मास चाहिए था, हमने उसको एज इट इज़ लिया, वेइंग मशीन में रख दिया, उसने हमको मास दे दिया। लेकिन जब केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करना होता है, सपोज एक केमिकल प्रॉपर्टी को आप सोचो कि आप किसी सब्सटेंस का फ्लेमेबिलिटी टेस्ट करना चाहते हो कि वो सब्सटेंस फ्लेमेबल है या इनफ्लेमेबल है, वो जलेगा कि नहीं। तो आप उसको टेस्ट करने के लिए आप उस सब्सटेंस को जलाओगे। बिना जला के तो आप नहीं बता सकते ना कि वो जलेगा कि नहीं, वो टेस्ट तो नहीं कर सकते हो। तो उसको डिटरमाइन करने के लिए जब आप किसी सब्सटेंस को जला दोगे तो क्या वहाँ पर उसका केमिकल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं होगा या उसका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा? डेफिनेटली चेंज होगा। तो हमारे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, यहाँ पे हमने जो कंक्लूजन हमें मिला कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है ना, उसको डिटरमाइन करने के लिए उस सब्सटेंस का जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है उसके साथ हमें कोई भी उसको डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत है नहीं। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी को मेज़र करने के लिए ना उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करना मतलब मैंडेटरी है। तो वही ट्रिक को आप समझो कि कोई भी आपको चेंज दिया होगा, आप वहाँ पर उसका जो केमिकल फॉर्मूला होगा, उस सब्सटेंस का केमिकल फॉर्मूला या स्ट्रक्चर समझ लो, या फिर मैं आपको आइडेंटिटी भी बोल दूँ तो भी चलेगा। केमिकल फॉर्मूला या केमिकल स्ट्रक्चर या आइडेंटिटी, अगर ये सब चीज़ें पहले आप देखना कि इनिशियली जो केमिकल फॉर्मूला था उस सब्सटेंस का, एक चेंज होने के बाद अगर वो केमिकल सब्सटेंस का वो जो केमिकल फॉर्मूला सेम रह जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा, तो उस टाइप का चेंज को आप बोलोगे फिजिकल चेंज, अगर ये सेम रहेगा। लेकिन अगर जो इनिशियल केमिकल फॉर्मूला होगा अगर वो बदल जाएगा चेंज होने के बाद, तो उस चेंज को आप केमिकल चेंज में बोलोगे। तो अगर वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ तो यहाँ पर मैंने आपको बताया नहीं, सिर्फ बोला कि किस तरह से आप किसी चेंज को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि वो फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज होगा। इसको हम अभी एग्जांपल देके अब समझेंगे कि किस तरह से आप उसको डिटरमाइन मैं कर रहा हूँ, आप देखना। लेकिन मैं ये चीज़ इतना जो समझाने की मेरा मकसद क्या था, मेरा मकसद ये था कि पहले आप जान पाओ कि केमिकल रिएक्शन को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कौन सा वाला केमिकल रिएक्शन है। वरना ऐसे बहुत से एग्जांपल्स आएंगे जबकि आपको लग रहा होगा कि वो केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, लेकिन वहाँ पर वो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, वो कोई फिजिकल रिएक्शन होगा। तो आप एक टॉपिक पूरा ख़त्म कर लोगे लेकिन आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे कि केमिकल रिएक्शन होता कैसे है। तो इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अभी कुछ एग्जाम्पल लेके हम इसको देखते हैं, ठीक है। आपको अगर नोट्स बनाना होगा तो आप इसको पॉज करके बना सकते हो। देखो, जो पहला एग्जाम्पल मैं आपको ले रहा हूँ, मैं आपको समझाऊंगा वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, और ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग कोरोजन बोलते हैं। और कोरोजन और एसिडिटी ये दोनों को हम इस टॉपिक के पूरे एंड में पढ़ेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ और मैं समझाऊंगा यहाँ पर क्या होता है। देखो, इस प्रोसेस में क्या होता है, आप सब ने इस प्रोसेस को देखा होगा। जब कहीं पर कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, जब घर बनाना होता है या कोई बिल्डिंग वगैरह बनता है, तो हम क्या करते हैं ना, हम जो आयरन के जो रॉड्स होते हैं उनको ले आते हैं और उसमें थोड़ा टाइम लगता है उसको यूज़ करने में, तो उसको हम बाहर से छोड़ देते हैं। तो वो 1 महीना 2 महीना 3 महीना ऐसे वहाँ बाहर पड़ा हुआ रहता है। तो आप कभी देखना, पहले जब वो नया नया आया था उसका कलर देखना, उसका कलर एक मतलब ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है। लेकिन जब 3 महीना कुछ टाइम जब चला जाता है, वो बाहर से पड़ा रहता है, तो वो धीरे धीरे ब्राउन होने लगता है। तो वो जो ब्राउन होता है, और आप इस चीज़ को आप खुद भी जानते हो, वो जो ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है वो रस्ट होता है। उसको आप अगर रॉड को तब हाथ में पकड़ लोगे तो आप हाथ में भी वो चिपक जाता है, वो छोटा छोटा ब्राउन पाउडर टाइप।
और उसको अगर सैंड पेपर में क्लीन करोगे तो आपको वो सारा रस्ट निकल जाएगा और फिर आपको वो जो ग्रेस ब्लैक कलर का जो आयरन है वो उसके अंदर वाले लेयर में होगा। तो देखो ये वाला चेंज फिजिकल होगा या केमिकल चेंज का एग्जांपल होगा, उसको हम कैसे समझेंगे? ठीक है, इसका तो कलर चेंज हमें सिर्फ दिख रहा है कि इसका कलर चेंज हो रहा है, लेकिन ये फिजिकल चेंज हो रहा है एक्चुअली में या केमिकल चेंज हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? देख के तो हम नहीं बोल सकते ना। तो मैंने आपको जो ट्रिक बोला कि आप देखना उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो जब आप घर में लेके आए थे आयरन, उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था वो था Fe, मॉलिक्यूलर सिंबल। यहाँ पर तो एटॉमिक सिंबल है, मॉलिक्यूलर सिंबल तो नहीं होता, एटॉमिक सिंबल होता है। तो इसका एटॉमिक सिंबल था Fe। इसका केमिकल आइडेंटिटी, अभी केमिकल आइडेंटिटी समझो, इसका केमिकल आइडेंटिटी था Fe। जब ये रस्ट में कन्वर्ट हुआ ना, जब रस्ट में कन्वर्ट हुआ, रस्ट का जो केमिकल आइडेंटिटी या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, Fe2O3 3/2H2O। ये वाला जो होता है वाटर मॉलिक्यूल, ये वेरिएबल होता है, जैसे 3/2 कोई फिक्स नहीं होता है। इसको बहुत सारी जगहों पे XH2 भी लिखते हैं आप, ये वेरिएबल होता है, इसका कोई मतलब कोई फिक्स नहीं होता है कि ऐसे 3/2 ही होगा। तो देखो हमने स्टार्ट किया था Fe से केमिकल आइडेंटिटी, लेकिन वो आके कन्वर्ट हो गया इसमें Fe2O3 3/2H2O में। ठीक है, तो मैंने आपको ट्रिक बोला था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखना, अगर इनिशियल जो फाइनल फॉर्मूला से अगर वेरी करेगा तो वो वाला चेंज, कौन सा वाला चेंज होगा? वो एक केमिकल चेंज होगा। तो ये वाला कौन सा चेंज होगा? ये वाला आपका केमिकल चेंज का एग्जांपल होगा। दिस वन इज अ केमिकल चेंज। ठीक है, तो ये एक केमिकल चेंज का एग्जांपल मैंने आपको बताया। चलो एक दूसरा वाला एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एक एग्जांपल की बात हम करते हैं, बर्निंग ऑफ फ्यूल। बर्निंग ऑफ फ्यूल, देखो बाहर हम लोग ना एक बहुत ही कॉमन फ्यूल हम लोग यूज़ करते हैं, वो है ऑक्टेन। इसको बहुत यूज़ किया जाता है। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो अब मैं आपको बता रहा हूँ, C8H18 होगा। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये कैसे होता है, इसको हम कार्बन आयनाइड्स कंपाउंड जो आपका 4th टॉपिक है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। जब इसको ना, जब हम लोग जलाएंगे तो उसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, हमेशा याद रखो जलाने का मतलब होता है कि आप ऑक्सीजन के साथ उसको जलाओगे। बिना ऑक्सीजन के एटमॉस्फेयर में आप कितना भी उसको जलाने की कोशिश कर लो, आप किसी चीज़ को जला ही नहीं सकते। ये हमेशा याद रखना, जलाने का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ जलाना। जब हम इसको जलाते हैं ना तो हमें 2 चीज़ मिलता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, मैं उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बस लिख रहा हूँ, और वाटर वेपर मिलता है। ये दोनों हमें वेपर मिलते हैं, ये तो एक गैस है, ये भी एक गैस है, दोनों हमें ये दोनों मिलते हैं। तो इसका अगर मैं पूछूं आपको कि ये वाला कौन सा चेंज होगा, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि आपने बोला था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देखना, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे, इनिशियल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये वाला था C8H18। फाइनल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हमारे 2 प्रोडक्ट्स हमें मिले उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या क्या हुआ, CO2 and H2O। इसके साथ तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इतना तो आप समझ गए। तो ये जो चेंज होगा वो किस टाइप का चेंज होगा? वो भी एक केमिकल चेंज होगा, वो भी एक केमिकल चेंज होगा। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सा हम लोग एग्जांपल देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग, मतलब आप अगर अभी नहीं समझोगे तो ये आपको बहुत दिन तक ये आपका डाउट रह जाएगा। तो अभी समझ लो इसको। देखो जो स्टेट्स ऑफ मैटर तुम लोगों ने पढ़ा था, तो स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, घर में इसको हमने मतलब हमेशा हम इसको घर में देखते हैं, तो स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। देखो हमारे घर में सब हम लोग पानी पीते हैं, हम सब घर में पानी पीते हैं। तो जब हम पानी पीते हैं, जो पीने वाला पानी होता है, उसको तुम अगर फ्रीज करोगे ना, तो आप सबको पता है कि वो आइस बन जाता है, वो आइस बन जाता है। अगर आप उसको बॉयल करोगे तो वेपर बन जाता है। इतना तो सबको मालूम होगा।
है कि नहीं? इतना तो सबको मालूम होगा। देखो ये जो प्रोसेस होता है, वाटर जब आइस में कन्वर्ट होता है, जब फ्रीज होता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। ये भी आपको पता है, मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ। इसको आप बोलोगे सॉलिडिफिकेशन। अगर वाटर जब वेपर होता है तो इसको आप बोलते हो इवेपोरेशन। सब पता है आपको, मैं बस आपको याद दिला रहा हूँ। जब आइस फिर जब वाटर में कन्वर्ट होता है, जब मेल्ट होता है, तो उस प्रोसेस को आप बोलते हो मेल्टिंग। फिर जब वेपर जो वाटर में कन्वर्ट होता है, वाटर वेपर, इसको आप बोलोगे कंडेंसेशन। ठीक है। और अगर स्टेट्स ऑफ मैटर की बात कर ही रहे हो, ये वाला आपको पता है वाटर का ये लिक्विड स्टेट है, ये वाला वाटर का सॉलिड स्टेट है, ये वाला वाटर का गैसियस स्टेट है। ठीक है, समझ गए? सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो मैं आपको अभी पूछूंगा कि आप मुझे बताओ, ये जो चेंज हो रहा है, ये यहाँ पर वाटर यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन के थ्रू आइस बन रहा है, वाटर यहाँ पे इवेपोरेशन के थ्रू वेपर बन रहा है, ये वेपर यहाँ पे कंडेंस होकर वाटर बन रहा है, आइस यहाँ पे मेल्ट होकर वाटर बन रहा है। ये जो चीज़ यहाँ पे सब जो प्रोसेस हो रहा है ना, तो ये जो चेंजेस हो रहा है, क्योंकि उसके जो फिजिकल स्टेट में तो चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर आप मुझे सोच के बताओ कि ये वाला जो चेंज हो रहा है वो कौन सा चेंज? वो फिजिकल चेंज होगा कि वो केमिकल चेंज होगा? अब थोड़ा सा इसको, वीडियो को 1-2 मिनट पॉज करो और आप सोचो इसको। ठीक है, देखो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेट मी एक्सप्लेन यू। देखो दुनिया भर की चीज़ें यहाँ पे हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब है नहीं। मैंने आपको क्या बोला? आपको किससे मतलब है? आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मतलब है। तो मैं आपको पूछूंगा, मुझे बताओ जो वाटर लिक्विड था उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था? तुम बोलोगे H2O था। फिर से पूछूंगा, जब आइस बन गया उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ? तुम बोलोगे कुछ चेंज नहीं हुआ, वही H2O रहा। जब वाटर वेपर बन गया उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ? तुम बोलोगे तब भी H2O रहा। तो हमारे लिए जो ऊपर के जितने ये जो सारे जो चीज़ें हो रही थी ना, ये सब हमारे लिए मीनिंगलेस थी। हमारा मतलब तो सिर्फ इन्हीं से था ना, इससे, इससे और इससे, इन तीनों से हमारा मतलब था। तो अभी अगर मैं आपको पूछूंगा ये कौन सा वाला चेंज होगा, तो आप बताओ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहा तीनों केस में, तो ये वाला जो चेंज होगा ये फिजिकल चेंज का एग्जांपल होगा, ये फिजिकल चेंज का एग्जांपल होगा। और ये जो प्रोसेस होता है ना, ये थर्ड एग्जांपल हमारा था, इसको हम लोग इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट बोलते हैं। ये हमारा थर्ड एग्जांपल था। तो ये वाला फिजिकल चेंज का एग्जांपल होगा। ये केमिस्ट्री में बहुत बार यूज़ होता है, तो आप इसको गलती से भी केमिकल रिएक्शन मत बोल देना। ये एक फिजिकल रिएक्शन है, फिजिकल चेंज हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ स्टेट्स ही चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी और एक एग्जांपल हम देखेंगे जो कि एनसीईआरटी का एक गिवन एग्जांपल है। ठीक है, वो है बर्निंग ऑफ कैंडल। देखो ये वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझो। देखो इसको, ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं, समझना बहुत ईजी है। बर्निंग ऑफ कैंडल, तो आप सब ने कैंडल तो देखा होगा, सबके घर में होगा। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास एक कैंडल यहाँ पे है। देखो ये वाला, जब आप किसी कैंडल को जलाते हो, मैं भी इसको जला रहा हूँ, रुको। लेकिन आप जब इसको मतलब आग से जलाते हो, ऐसे लाइट वाला नहीं, जब इसको आप जला देते हो तो क्या होता है, बीच में एक धागा होता है, वो उसके चारों ओर ऐसे वॉक्स रहता है। जो बीच का जो धागा है वो उस वॉक्स को एज अ फ्यूल यूज़ करके वो जलता रहता है। ठीक है, और वो जब जलता है थोड़ा हीट प्रोड्यूस होता है, तो वो जो हीट प्रोड्यूस होता है वो उसे साइड में जो उसके जो आसपास जो वॉक्स होता है उसको वो मेल्ट कर देता है, और वो मेल्ट होकर ऐसे साइड से ऐसे ड्रिप होता है। और इसमें भी ड्रिप हुआ है, देखो ऐसे ड्रिप होता है।
और बचपन में हम सब ने तो किया होगा कि ऐसे उसको जला के वो जो वैक्स को मेल्ट करके ऐसे हाथ में ले लेते थे। थोड़ा गर्म लगता था, लेकिन उसको थोड़ा ठंडा होने के बाद हम उसमें बहुत सारी मतलब कलाकारी दिखाते थे अपनी। तो ये तो आप सब फेमिलियर होंगे को मतलब प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हो गया अभी। तो देखो, बर्निंग ऑफ कैंडल का मैंने आपको बताया, जो वैक्स होता है दो चीज़ वहाँ पर हो रहा है। एक तो एक वैक्स जल रहा है, जो धागा के साथ वो जल रहा है, और दूसरा जो वो जो जलने के वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसके थ्रू वो मेल्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखो कि जो वैक्स होता है ना, जो सॉलिड वैक्स हमारा होता है, जो सॉलिड वैक्स होता है वो एक तो जल रहा है, और जलना मैंने ऑलरेडी बता दिया, जलने का मतलब ही है ऑक्सीजन के साथ जलेगा। जो वैक्स का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ना, वो CnH2n+2 के फॉर्म में रहता है। बहुत तरह के वैक्स होता है, आप लेकिन जितने भी वैक्स हैं उसमें जो कार्बन एंड हाइड्रोजन के जो रेशियो होता है ना, वो N:2n+2 ही होता है। ये भी हम लोग कार्बन एनाइड्स कंपाउंड में देखेंगे। तो ये देखो, सॉलिड वैक्स था, ऑक्सीजन के साथ जला, तो जल के ना ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर यहाँ पर भी प्रोड्यूस करता है। और ये एक प्रोसेस हुआ, और मैंने आपको बताया कि ये वाला जो हीट प्रोड्यूस हुआ इसके जलने के वजह से, तो ये वाला सॉलिड वैक्स मेल्ट हुआ, और मेल्ट होके वो लिक्विड वैक्स में कन्वर्ट भी हुआ। दो प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है साइमल्टेनियसली, सिर्फ वैक्स जल रहा है और उसके वजह से दो चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो अब दोनों को हम देखेंगे कि वो कौन सा चेंज है। पहले वाले केस में आप देखो, मैंने ऑलरेडी आपको बोला मॉलिक्यूलर फार्मूला ये था, आपको फाइनल मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको ये मिला, अलग है एक दूसरे से। तो ये जो बर्निंग वाला जो फेनोमेनन था, वो कौन सा चेंज हुआ? वो एक केमिकल चेंज हुआ, ये वाला जो प्रोसेस ऑक्सीजन के साथ जब वो जल रहा है। लेकिन ये वाला जो प्रोसेस हुआ, ये वाला जो चेंज हो रहा है, ये क्या होगा? मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियसली बताया कि इंटरचेंज ऑफ स्टेट, इंटरचेंज और इंटरकन्वर्जन बिटवीन स्टेट्स, वो हमेशा एक फिजिकल चेंज होता है। फिर से मैं समझा रहा हूँ, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो इतना है, लिक्विड वैक्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखोगे वो भी पूरा सेम ही रहेगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज हो नहीं रहा है, तो ये वाला चेंज कौन सा चेंज होगा? ये वाला चेंज होगा हमारा फिजिकल चेंज। तो देखो, एक चीज़ साइमल्टेनियसली हो रहा है और उसमें दो तरह के चेंजेस साइमल्टेनियसली, दोनों टाइप्स के चेंजेस हो रहे हैं। तो ये वाला थोड़ा इसलिए इम्पोर्टेंट था इसको समझना। चलो, आप तो समझ गए, तो इसको मैं अभी रब कर रहा हूँ। देखो, अभी हम ना जो एनसीईआरटी में हमारे 3 एक्टिविटी दिया है उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। क्यों डिस्कस करेंगे? वो जो एक्टिविटी में जो चेंज होगा, उन चेंजेस को तुम थोड़ा ऑब्जर्व करना, क्योंकि उसको लेके हमें आगे एक क्वेश्चन का प्रिपरेशन करना है, एक प्रोबेबल क्वेश्चन का हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। तो देखो, पहला जो एक्टिविटी 1.1 था, 1.1 जो एक्टिविटी था वो था हमारा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। देखो, इसमें क्या होता है मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ। लैब में हमारा मैग्नीशियम होता है, आप एक लैब से एक पीस ऑफ मैग्नीशियम ले आओ, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, आपकी मर्जी, छोटा सा लेना। उसमें आपको बोला जाएगा कि उसको थोड़ा सा पहले सैंड पेपर में उसको थोड़ा सा पहले साफ़ करो, थोड़ा रब करो, उस पर थोड़ा साफ़ करो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम उसको स्टोर करते हैं ना, तो वो क्या होता है ना, जो एटमॉस्फेयर के साथ वो कांटेक्ट में आता है, तो वो ऑलरेडी उसके ऊपर का जो लेयर होता है मैग्नीशियम का, वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ आकर वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और वो उसके चारों ओर एक ऑक्सीडाइज्ड मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, उसका एक लेयर फॉर्म कर देता है। हमें तो प्योर मैग्नीशियम से मतलब है, तो प्योर मैग्नीशियम उस लेयर के नीचे होता है, तो हमें उस लेयर को साफ़ करना होता है, तो इसलिए हम उसको सैंड पेपर में थोड़ा रब करते हैं। तो उसको ले लिए, प्योर मैग्नीशियम आपको मिल गया सैंड पेपर में साफ़ करके। उसको लेकर ना आप एक जो आपका जो बर्नर होगा उस पर दिखा देना। अब पहली चीज़ आप देखना, एक
बहुत एक अच्छा सा एक डैजलिंग लाइट प्रोड्यूस होगा। तो इसलिए बोलते हैं कोई आई प्रोटेक्शन भी यूज़ करना। तो डैजलिंग लाइट प्रोड्यूस होगा और साथ साथ क्या होगा ना, आप नीचे एक वॉच ग्लास, एक कलेक्शन के लिए एक वॉच ग्लास लेके आप खड़े रहना। तो वहाँ पर आप क्या होगा, जब आप जला रहे हो तो देखना आप धीरे धीरे वो जो मैग्नीशियम जलेगा ना, थोड़ा इस वॉच ग्लास पे कोई एक वाइट कलर का पाउडर आके डिपॉजिट हो रहा है। कोई एक वाइट कलर का पाउडर आपको वहाँ पर आके वो वॉच ग्लास में मिल रहा है। तो ये होता है उस एक्सपेरिमेंट में। तो मैं उसका बता रहा हूँ आपको कि उसका रिएक्शन एक्चुअली कैसे होता है। देखो, आप मैग्नीशियम को हमने लिया, देखो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन ये मैं लिख रहा हूँ और साथ साथ इसका जो केमिकल इक्वेशन है उसको भी हम समझ जाएंगे। यहाँ पर हमने मैग्नीशियम को लिया, उसको हमने जलाया, जलाओगे मैंने ऑलरेडी बोल दिया, आपने ऑक्सीजन के साथ उसको जलाओगे तो एक वाइट पाउडर हमें मिला, और यहाँ पर आप बोल सकते हो कि एक डैजलिंग सा लाइट प्रोड्यूस हुआ। और ये जो वाइट पाउडर मिला ना, जब इसको हम लोगों ने एनालाइज किया कि एक्चुअली में क्या है, इसका जब टेस्ट वगैरह जो भी करना था हमने किया, तो हमें मिला ये वाला मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये जो वाइट पाउडर था, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड था। ठीक है, तो ये होता है वो केमिकल रिएक्शन में, आप मैग्नीशियम लेते हो, उसको जलाते हो, आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, सिर्फ इतना ही। और एक डैजलिंग लाइट आपको देखने को मिलता है और कुछ नहीं होता। देखो, जब हम इस रिएक्शन को जब मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो बहुत मुझे टाइम लग रहा है कि मैं पूरा मैग्नीशियम को लिख रहा हूँ, फिर ऑक्सीजन को लिख रहा हूँ, फिर ऐसे मैग्नीशियम ऑक्साइड को लिख रहा हूँ। बहुत मेहनत का काम हो रहा है, बहुत टायरिंग प्रोसेस है, और हम तो लेजी हैं। तो हम क्या करेंगे ना, जैसे हम किसी एक एटम को हम रिप्रेजेंट करने के लिए हमने सिंबल्स का यूज़ कर लिया। जैसे कि आप ऑक्सीजन के लिए आप O को हम यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन के लिए H को यूज़ करते हैं, कार्बन के लिए C को यूज़ करते हैं। उस तरह से कोई मॉलिक्यूल अगर होगा उसके लिए हम उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। लाइक फॉर कार्बन डाइऑक्साइड हम CO2 यूज़ कर लेते हैं, वाटर के लिए हम H2O यूज़ कर लेते हैं, वगैरह वगैरह। तो हम इस जो केमिकल रिएक्शन है ना, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब सिंबॉलिकली उसको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए हम केमिकल इक्वेशन को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर समझो कि केमिकल इक्वेशन जो होता है ना, जो हमारा केमिकल इक्वेशन होता है ना, जिसके बारे में हमें पढ़ना है, वो कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है, और कुछ नहीं होता। तो ये वाला जो केमिकल रिएक्शन है, अगर इसका मैं, आप बोलोगे मुझे कि इसका इक्वेशन लिख के बताओ, तो मैं बोलूँगा कुछ नहीं, बहुत ईजी इक्वेशन लिखना। इसका अगर मैं केमिकल इक्वेशन यहाँ पे लिखूँगा, मैं बोलूँगा मैग्नीशियम एटम है, उसका जो सिंबल है उसको लिख दो Mg। फिर हमने तो ऑक्सीजन को ऑलरेडी बता दिया है, तो वो तो ऑक्सीजन तो इस तरह से रहता है। फिर आप एक एरो दोगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है MgO, आप उसको लिख दोगे। तो क्या ये कंप्लीट हो गया एक इक्वेशन? नहीं, मैं आगे बताऊंगा, इसके साथ कुछ और भी हमें जोड़ना होगा, पहले मैं इतना बता देता हूँ। देखो, अगर तुम इस चीज़ को देखोगे ना, इस इक्वेशन को तुम देखोगे, इसका एक लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाला उसका लेफ्ट हैंड साइड है, और एक उसका राइट हैंड साइड है, ये वाला उसका राइट हैंड साइड है। जैसे मैथ्स में होता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, उस तरह से लेफ्ट हैंड साइड में हम किसको लेते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में हम अपने जो रिएक्टेंट्स होते हैं उसको लेते हैं, रिएक्टेंट्स। अब रिएक्टेंट्स क्या होता है? देखो, रिएक्टेंट्स वो होते हैं जिनके साथ हम लोग रिएक्शन को हमने स्टार्ट किया है, जो हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं, उसी को तुम रिएक्टेंट समझो, रॉ मटेरियल। अभी तुम बस इतना समझो। जो राइट हैंड साइड में होता है, वहाँ पर हम अपने जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं ना, जो नए प्रोडक्ट्स जो हमें मिलते हैं, उनको हम राइट हैंड साइड में मेंशन करते हैं। और जो रिएक्टेंट्स होते हैं, उनको अगर मोर देन वन होता है तो उसको प्लस साइन में आप रिप्रेजेंट करते हो। उस तरह से अगर आपको प्रोडक्ट मोर देन वन होगा, उसको भी आप प्लस साइन से रिप्रेजेंट करोगे। और आप बीच में देखो, ये एक सिंगल हेडेड एरो है, सिंगल हेडेड एरो, ठीक है। ये जो एरो होता है ना, वो हमेशा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड को
दिखाता है, एक रिएक्शन को एक डायरेक्शन देता है। आपको पता चलेगा, वो एरो देख के आप बोल सकते हो कि रिएक्शन कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है और कौन सा साइड हमारे, कौन कौन से हमारे रिएक्टेंट्स हैं, कौन कौन से हमारे प्रोडक्ट्स हैं। देखो कुछ बुक्स में ना ये जो एरो के जगह पे ऐसे ही इक्वल साइन भी मेंशन कर देते हैं, लेकिन आप इसको यूज़ मत करना, बिकॉज ये जो एरो होता है वो एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ को प्रोवाइड कर रहा है। सपोज मैं यहाँ पर वो इक्वल साइन को यूज़ कर लूँगा तो आप जान नहीं पाओगे कि कौन सा वाला हमारा रिएक्टेंट है और कौन कौन सा हमारा प्रोडक्ट होगा। लेकिन जब तुम एरो से उसको रिप्रेजेंट करते हो, तुम पूरा क्लियरली जान लेते हो कि ये वाले हमारे रिएक्टेंट्स हैं और ये वाला हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आप सिंगल हेडेड एरो को यूज़ करना। ठीक है, और देखो ये जो रिएक्टेंट साइड या फिर हमारे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमेशा होता है, याद रखना, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड्स का मतलब तो आपको मालूम होगा कि बॉन्ड्स एटम्स के बीच का जो अट्रैक्शन होता है उसको बॉन्ड बोलते हैं। उसके बारे में हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में जो कोवैलेंट बॉन्ड है वहाँ पर हम उसको डिटेल में, वहाँ पर हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है ना, और प्रोडक्ट साइड में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक मैग्नीशियम यहाँ पर था और ये ऑक्सीजन दो थे, एक इन दोनों के बीच कोई एक अट्रैक्शन था, कोई बॉन्ड था, ये टूट गया और एक ऑक्सीजन इसके साथ आया और यहाँ पर जब गए वो तो एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ एक न्यू बॉन्ड बना लिए। यहाँ पर जो पुराना बॉन्ड था वो टूटा, न्यू बॉन्ड फॉर्म हुआ। बस इतना ही लॉजिक है, उसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। तो मैं यहाँ पर इसलिए बोला क्योंकि मैं आपको बस इतना बोलना चाहता था कि केमिकल रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है। देखो केमिकल रिएक्शन में कुछ नहीं होता, सिर्फ यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, केमिकल रिएक्शन में सिर्फ एक ही चीज़ होता है, वो चीज़ है रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। बस इतना ही होता है। मतलब जो एटम्स को आप लेकर आपने एक रिएक्शन को स्टार्ट किया था, वो जिस अरेंजमेंट में थे, वो जब प्रोडक्ट देंगे वो एक डिफरेंट अरेंजमेंट में जाकर प्रोडक्ट देंगे। बस इतना ही है। जब आप धीरे धीरे आगे पढ़ोगे, इन चीज़ों के साथ आप एक्वेंटेड हो जाओगे, ये सब कुछ नहीं लगेगा आपको। तो रीअरेंजमेंट एटम्स होता है एक केमिकल रिएक्शन में, बस रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स ही होता है। तो इतना ही जानो केमिकल इक्वेशन के बारे में। लेफ्ट हैंड साइड में उसके रिएक्टेंट्स होता है, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट होता है, ये सिंगल हेडेड एरो है। और रिएक्टेंट साइड में ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होता है और प्रोडक्ट साइड में फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स होता है। और देखो ये वाला जो एग्जांपल है ना, इन जो एग्जांपल्स में आपको एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, उनका जो ऑब्जर्वेशन होता है वो थोड़ा सा आप मतलब ध्यान में रखना। हाँ, और एक चीज़ आप देखना, केमिकल रिएक्शन में ना जब केमिकल इक्वेशन आप लिखोगे तो हमेशा याद रखना, जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आप रिएक्टेंट जो यूज़ करोगे या जो नया प्रोडक्ट बनेगा, हमेशा उनका जो फिजिकल स्टेट होगा ना वो आप हमेशा मेंशन करना। लाइक फॉर यहाँ पे मैं अगर आपको मेंशन करूँ, मैग्नीशियम जो था इस इक्वेशन में आपको बताऊँ यहाँ पर, और एक बार मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ, Mg+O2 MgO। जो मैग्नीशियम था उसको जब तुम ले रहे थे, वो उसका फिजिकल स्टेट क्या था, वो सॉलिड था, क्योंकि आप एक रिबन ले रहे हो। आप यहाँ पे इसे अंडरस्कोर उसको एक एस से आप रिप्रेजेंट करना। जब ऑक्सीजन था वो तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन था, उसके प्रेजेंस में आप उसको जलाओगे तो ये वाला गैस था। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ वो तो वाइट पाउडर हुआ, डिपॉजिट हुआ, वो भी सॉलिड था। तो ऐसे उसको आप बस रिप्रेजेंट करना फिजिकल स्टेट। तो ये एक कंप्लीट केमिकल इक्वेशन है, इस केमिकल रिएक्शन का ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है। मैग्नीशियम हमने लिया, मैग्नीशियम आप इसे समझ जाओगे कि हमने सॉलिड मैग्नीशियम लिया था। यहाँ पर आप समझोगे हमने एटमॉस्फेरिक और गैसियस ऑक्सीजन लिया था। आप यहाँ पर समझोगे हमें सॉलिड मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिला। तो इसीलिए इसको कंप्लीट ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या क्या रिप्रेजेंट करोगे आप इक्वेशन में? पहली बात तो आप उसके सारे जो सिंबल्स, एटम जो एटम होगा उसका सिंबल, जो मॉलिक्यूल होगा उसका आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लेना, सिंगल हेडेड एरो दे देना, मोर देन वन अगर होगा दोनों साइड में तो प्लस साइन देना, और उनके जो फिजिकल स्टेट, ये थोड़ा ध्यान रखना, फिजिकल स्टेट को याद से मेंशन करना। तो ये पहला जो एक्टिविटी था वो ख़त्म हुआ। अभी हम दूसरे एक्टिविटी को पढ़ेंगे। यहाँ पर एक मतलब एक न्यू चीज़ होगा, एक नया कोई चीज़ होगा, इसको देखो थोड़ा।
जो सेकेंड एक्टिविटी हमारा था एनसीईआरटी में, वो था रिएक्शन बिटवीन, मैं बस जो उसके जो रिएक्टेंट्स थे उसको लिख रहा हूँ, रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है। देखो इस रिएक्शन में क्या होता है, आप एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन बनाओ, वो एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है। आप दूसरे टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन बनाओ, वो भी कलरलेस होता है। आप क्या करो, एक दूसरे को फिर मिला दो, एक टेस्ट ट्यूब में मिला दो, और कुछ देर आप उसको थोड़ा सा सेक कर देना, वो थोड़ा मिक्सिंग के लिए। फिर उसको कुछ देर तुम ऐसे बस आइडियली उसको रखना, उसको ज़्यादा और फिर शेक वेक मत करना। फिर देखना एक कलरलेस सॉल्यूशन तो बनेगा, लेकिन आप कुछ देर बाद ना आप देखोगे एक येलो कलर का कोई एक सॉलिड मतलब नीचे आके डिपॉजिट हो रहा है, नीचे आके वो टेस्ट ट्यूब के नीचे आके वो बैठ जाएगा, वो डिपॉजिट हो जाएगा। ये होगा उस रिएक्शन में। तो उस रिएक्शन का जो केमिकल इक्वेशन है मैं वो लिख रहा हूँ, देखो कैसे होता है वो रिएक्शन, कैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है। लेड नाइट्रेट, उसका मोलिकुलर फॉर्मूला लिखो, PbNO3 होल ट्वाइस, PbNO3 2, देन प्लस साइन दूंगा। पोटेशियम आयोडाइड, उसका केमिकल फॉर्मूला पोटेशियम आयोडाइड KI। फिजिकल स्टेट मेंशन करना, मैंने ऑलरेडी बोल दिया, ये वाला सॉल्यूशन है तो लिक्विड स्टेट में होगा, ये भी एक सॉल्यूशन है तो लिक्विड स्टेट में होगा। और दोनों के दोनों याद रखना कलरलेस होते हैं, कोई कलर नहीं होता, पूरा पानी के जैसा दिखते हैं। अभी आप उनको मिला दिए, जब मिलाओगे ना जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होगा वो होगा लेड आयोडाइड PbI2 प्लस पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। तो मैंने आपको बोला कि एक येलो सॉलिड फॉर्म होता है, तो कौन सा वाला इन दोनों में से वो येलो सॉलिड होगा? ये जो ये जो लेड आयोडाइड बन रहा है ना, दिस वन इज द येलो सॉलिड। और ये जो डिपॉजिट होगा ना नीचे जाकर, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। और जो डिपॉजिट होता है उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, और शॉर्ट फॉर्म में उसको PPT बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। तो ये वाला नीचे आके प्रेसिपिटेट हो रहा है, और ये वाला वो जो कलरलेस सॉल्यूशन, ये भी एक कलरलेस सॉल्यूशन है, तो इसका फिजिकल स्टेट लिक्विड स्टेट में होता है और ये भी कलरलेस होता है। और ये तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सॉलिड मेंशन किया है, तो इसका भी फिजिकल स्टेट आप यहाँ पर ऐसे मेंशन करोगे। तो ये है इस रिएक्शन का जो केमिकल इक्वेशन। देखो यहाँ पर आप दो चीज़, मतलब एक चीज़ आप ऑब्जर्व करो, आपने लिक्विड स्टेट में लिया था, ठीक है, लिक्विड स्टेट में आपने लिया था आपका जो रिएक्टेंट, चलो एक आपका प्रोडक्ट लिक्विड स्टेट में रहा, लेकिन एक प्रोडक्ट आपका सॉलिड स्टेट में फॉर्म हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, ये याद रखना है। देखो ये केमिकल, ऑब्वियसली एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि आपने जिस केमिकल आइडेंटिटी या केमिकल फॉर्मूला से स्टार्ट किया तो दोनों के दोनों चेंज हो गए, कोई भी आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो ये डेफिनेटली केमिकल रिएक्शन है। लेकिन यहाँ पर ये लिक्विड स्टेट में हमने रिएक्टेंट्स को लिया था, एक प्रोडक्ट हमें सॉलिड स्टेट में मिला। इसको अभी थोड़ा ऑब्जर्व करो, इसको हम बाद में मैं आपको फिर से इसके बारे में बताऊँगा। चलो फिर हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं। 1.3 मैं इसका डायरेक्ट केमिकल इक्वेशन लिख रहा हूँ। इस एक्टिविटी में क्या था, हम जिंक ग्रैन्यूल्स लेते थे। जिंक ग्रैन्यूल्स मतलब वो सॉलिड स्टेट में रहता होगा, सॉलिड। फिर हम इसको क्या करते थे ना, हम एक डाइल्यूट एसिड यूज़ करते थे, या तो तुम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हो, लिक्विड, ये डेफिनेटली सॉल्यूशन है, और तुम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हो, ये भी लिक्विड। देखो इस प्रोसेस में होता क्या है, कैसे करते हैं इस रिएक्शन को। एक फ्लास्क ले लो, कोनिकल वाला ले लोगे तो और अच्छा होगा। फ्लास्क ले लो, उसमें कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स डाल दो उस फ्लास्क में, ठीक है। पहले जिंक ग्रैन्यूल्स को डाल देना, और उसके बाद क्या करना, कोई भी एसिड, इन दोनों में से कोई भी एसिड आप लेके उसमें डाल देना, और थोड़ा सा वेट करना। अब देखना कुछ देर बाद आपको दिखेंगी वो जो सॉल्यूशन में ना, सॉल्यूशन से कुछ बबल्स जैसा कुछ फॉर्म हो रहा है। तो अगर बबल्स फॉर्म हो रहा है तो डेफिनेटली कोई एक गैस इवापोरेशन हो रहा है, कोई गैस का इवापोरेशन हो रहा है। तो आपको एक ऑब्जर्वेशन आप कर लिए कि कोई ना कोई गैस निकल रहा है, कौन सा गैस है वो बात की बात है।
चलो अभी बोल लेते हैं, उस गैस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर गैस निकल रहा है तो हम उसको टेस्ट करेंगे कि वो कौन सा गैस है। उसको टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, वो जो फ्लास्क होगा ना उसके ओपनिंग पे एक कॉर्क लगा दो और उस कॉर्क में एक छोटा सा ओपनिंग करना, तो वो जो गैस इवॉल्व होगा वो उस ओपनिंग के थ्रू निकलेगा। ऑब्वियसली वो उस ओपनिंग के थ्रू निकलेगा। तो वो जब निकल रहा होगा ना उस पर थोड़ा सा तुम लाइट कर देना, उसको जला देना। देखना एक पॉपिंग साउंड होगा, एक पॉप करके ऐसे जलेगा। तो वो जो पॉपिंग साउंड होता है ना वो एक कैरेक्टरिस्टिक साउंड होता है हाइड्रोजन गैस का। जब हाइड्रोजन गैस जलता है तो वो उस पॉपिंग साउंड के साथ जलता है। तो एक चीज़ तुमको पता चल गया कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, इवेपोरेशन हो मतलब इवॉल्व हो रहा है हाइड्रोजन गैस। ये पहला ऑब्जर्वेशन था। सेकेंड ऑब्जर्वेशन आप देखना, जब आप ग्लास जो फ्लास्क होगा ना उसको आप पकड़ के रखोगे, कुछ देर बाद आपको लगेगा कि वो फ्लास्क थोड़ा थोड़ा गर्म होता लगेगा, गर्म हो रहा है, धीरे धीरे वो थोड़ा गर्म होने लगेगा। इनिशियली वो नहीं होगा, लेकिन जब रिएक्शन हो रहा होगा उसके अंदर कुछ ना कुछ, तो आपको वो गर्म लगेगा, धीरे धीरे आपको गर्म होता लगेगा। तो ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा इस रिएक्शन में, देखो मैं बता रहा हूँ आपको। जिंक अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट ZnSO4 ये एक लिक्विड बनेगा, और अगर HCl के साथ बनाएगा तो ZnCl2 बनाएगा, ये भी एक सॉल्यूशन बनेगा लिक्विड। और साथ साथ मैंने आपको बताया कि एक हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। हमने तो बता दिया मैंने तुमको कि कैसे वो हाइड्रोजन गैस को आप डिटरमाइन करोगे। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, इवॉल्व होगा तो आप उसको ऐसे एक एरो के साथ ऊपर दिखा देना कि वो रिप्रेजेंट करेगा कि इवॉल्व हो रहा है। तो ये जो हाइड्रोजन गैस को हमने पहचाना कैसे, एक पॉपिंग साउंड से वो जल रहा है। इसको नोट कर लेना, पॉपिंग साउंड, एक पॉप करके जलेगा, तो वहीं से आप जानोगे कि ये हाइड्रोजन गैस है। और यहाँ पर एक स्टार देके आप मेंशन करो कि यहाँ पर टेम्परेचर नहीं, आपको टेम्परेचर लिखो यहाँ पर। आपको उस फ्लास्क का थोड़ा टेम्परेचर राइज हुआ। तो पहला ऑब्जर्वेशन था एक ये वाला कि एक गैस इवॉल्व हो रहा है। दूसरा ऑब्जर्वेशन आप करोगे कि टेम्परेचर राइज हो रहा है। क्यों करोगे ऑब्जर्वेशन अभी समझेंगे। मैंने आपको तीन बता दिए, तीन जो एक्टिविटी थे बता दिए, बर्निंग ऑफ कैंडल भी बता दिया। अब ना ये हम क्यों पढ़े, ये देखो एनसीईआरटी में ये वाला 4 पॉइंट्स ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो ये कोई एक क्वेश्चन अगर बनेगा तो अच्छा क्वेश्चन बनेगा, उसको भी आप एग्जाम्पल के साथ थोड़ा एलाबोरेट करके आप लिख सकते हो। एनसीईआरटी में 4 पॉइंट है, मैं आपको 5 पॉइंट बता दूंगा और एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको दे दूंगा। तो अभी हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की एक केमिकल रिएक्शन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, क्या क्या चेंजेस हो रहा है, जो हमने ऑब्जर्वेशन किया बस उसी को इसका थोड़ा हम समराइज करेंगे यहाँ पे और कुछ नहीं करेंगे। पहला जो कैरेक्टर है वो मैं बताऊंगा आपको, चेंज इन स्टेट, फिजिकल स्टेट में चेंज हुआ। तो इसका जो एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया है तो इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन यहाँ पे करूँगा नहीं। देखो चेंज इन स्टेट में हमने देखा, जो वैक्स का एग्जांपल लेते कैंडल का, वो सॉलिड वाला जो जल रहा था उसमें क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा था। देखो मैं केमिकल चेंज की बात कर रहा हूँ, तो मैं मेल्टिंग का नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड भी बना वो भी गैसियस था, और जो वाटर वेपर बना वो भी गैसियस था। तो हमने जो रिएक्टेंट लिया था वो सॉलिड में लिया था, और जो प्रोडक्ट्स मिले दोनों के दोनों हमें गैसियस स्टेट में मिले। तो यहाँ पर स्टेट चेंज हुआ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का स्टेट यहाँ पर डिफरेंट है। और एक एग्जांपल आप ले लो, जो हम लोग क्या सपोज ऑक्टेन जो हम लोग लेते हैं वो लिक्विड में फ्यूल तो लिक्विड में होता है, उसको जब आप लोगे तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O गैस प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर भी आप लिक्विड स्टेट में ले रहे हो, आपको मिल रहा है गैसियस स्टेट में। तो चेंज इन स्टेट में ये अगर उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है तो उसका 2 एग्जांपल हमने डिस्कस किया है। सेकेंड जो हम बोलेंगे, चेंज इन कलर। देखो कलर चेंज में एग्जांपल मैंने बताया है आपको, वो जो देखो यहाँ पर चेंज इन स्टेट में आप वो जो लेड आयोडाइड जो बन रहा था, जो येलो सॉलिड
दोनों तो कलरलेस थे, नहीं दोनों लिक्विड स्टेट में थे, और जो लेड आयोडाइड बना वो सॉलिड स्टेट में बना। तो चेंज इन स्टेट में आप उसको भी ले सकते हो, लेकिन चेंज इन कलर में उसको हम एग्जांपल दे देंगे। तो जो हमारा लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का जो हमारा रिएक्शन था, जिसमें लेड आयोडाइड बना और पोटेशियम नाइट्रेट बना, ये वाला देखो, ये वाला येलो बना, येलो सॉलिड था ये वाला, और ये दोनों कलरलेस लिक्विड थे, ये दोनों कलरलेस लिक्विड थे, और हमारा प्रोडक्ट जो बना वो एक येलो सॉलिड बना। तो वहाँ पर कलर में चेंज हुआ, ठीक है। और एक एग्जांपल और भी एक डिस्कस किया था, रस्टिंग ऑफ आयरन। पहला ही हमने इसको डिस्कस किया था, रस्टिंग ऑफ आयरन को। आयरन हमने बोला था, मैंने तुमको बोल दिया था कि वो ग्रेइश ब्लैक होता है और रस्ट ब्राउन होता है। ये भी आप एक एग्जांपल उसमें मेंशन कर सकते हो। थर्ड वाला जो थे, कहाँ मिटा देता हूँ इसको, थर्ड वाला होगा इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। ओके, थर्ड वाला होगा इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, इसमें तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप अभी अभी तो देखे थे हमने वो जो हाइड्रोजन गैस का जो इवोल्यूशन हुआ, जिंक को आप अगर सिर्फ मैं HCl के साथ डाल रहा हूँ, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ था, वहाँ पर एक गैस इवॉल्व हो रहा था। ये वाला एक एग्जांपल है। और भी हमने देखा वो जो वॉक्स का जब जल रहा था, वहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन वाटर वेपर दोनों गैसीय स्टेट में इवॉल्व हो रहे थे। तो वो भी आप यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हो। जो फोर्थ वाला है, ये वाला मैं थोड़ा आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये वाला NCERT में मेंशन नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, PPT। इसका एग्जांपल ऑलरेडी वो लेड आयोडाइड वाला, मैं और लिख नहीं रहा हूँ, बस यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, वो जो लेड आयोडाइड वाला PbI2, ये जो येलो PPT बन रहा था, ये आप डिस्कस यहाँ पर आप मेंशन कर देना। और एक एग्जांपल भी मैं दे रहा हूँ एक्स्ट्रा के लिए, अगर आपको चाहिए तो ले लो। HeNO3 लिक्विड प्लस NaCl सॉल्यूशन, इन दोनों सॉल्यूशन को अगर आप मिलाओगे ना, तो आपको AgCl सॉलिड, ये वाला PPT, ये वाला वाइट कलर का प्रेसिपिटेट एक फॉर्म होता है AgCl, और साथ साथ आपको NaNO3, ये वाला कलरलेस सॉल्यूशन होता है। ये दोनों के दोनों कलरलेस सॉल्यूशन होते हैं। पूरा इसके जैसा एग्जांपल होता है, ये वाला एक प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है। तो आप इसको भी मेंशन कर सकते हो। तो आप पॉज करके अगर आपको नोट बनाना है लिख सकते हो। देखो अभी जितना मैंने आपको डिस्कस किया, ये सब हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया था, तो इसको मैंने बहुत जल्दी जल्दी आपको बता दिया, सारे जो चारों के चारों कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अभी जो कैरेक्टर को हम डिस्कस करेंगे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो पांचवा, ये वाला NCERT में मेंशन्ड है, चेंज इन टेम्परेचर। इसको समझो। हमने एक एग्जांपल देखा, जब हमने जिंक को HCl के साथ मिलाया तो हमारे लिए जो ZnCl2 प्लस H2 गैस हुआ, यहाँ पर हमने बोला था कि राइज ऑफ टेम्परेचर हुआ। ये वाला राइज ऑफ टेम्परेचर का एग्जांपल था। हमें मतलब हीट फील हुआ, तो डेफिनेटली वो जो रिएक्शन होने के बाद वो कुछ ना कुछ हीट इवॉल्व हुआ होगा, तभी तो हमें फील हुआ ना। तो जो राइज ऑफ टेम्परेचर हुआ मतलब कि कोई हीट इवॉल्व हुआ, हीट इवॉल्व हुआ। तो ऐसे जो एग्जांपल्स होते हैं, ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं, उनको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। जहाँ पर हीट इवॉल्व होता है उनको एक्सो, देखो इवॉल्व एक्सोथर्मिक हीट, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हम उनको बोलते हैं जहाँ पर हीट का इवॉल्व होता है। ये वाला तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, लेकिन अभी तक हमने तो जो चेंज इन टेम्परेचर है, क्या सिर्फ राइज इन टेम्परेचर होता है? क्या टेम्परेचर फॉल नहीं होता? देखो फॉल की बात बाद में करेंगे, राइज ऑफ टेम्परेचर का और एक डेली लाइफ का एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। आपने देखा होगा जब हम जब घर का कलर होता है ना,
आजकल तो छोड़ो बहुत सारे कलर आ गए हैं, तो ये सब नहीं। जो पिछले ज़माने में जो चूना मिट्टी से जो घर की जो पुताई होती थी सफ़ेद कलर की, अभी भी कोई गवर्नमेंट का कोई सरकारी दफ्तर होगा या किसी सरकारी कॉलेज में आप जाओगे, अभी भी वो वाइट कलर ही होता है। तो उसको कभी देखना, जब वो कलर को मिक्स करते हैं ना, पहले क्या लेते हैं ना, वो जो एक बकेट होता है उसमें चूना मिट्टी डाल देते हैं और उसके ऊपर पानी डालते हैं। एक चीज़ नोटिस करना, कभी भी वो जो कलर जो करता है ना, वो कभी भी उस पानी को वो अपने हाथ से कभी भी वो, मतलब उस पानी में वो कभी अपना हाथ नहीं डालता, कभी भी नहीं। वो किसी ना किसी दूसरे चीज़ से उसको मिक्स करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब, और अगर आप उसके पास चले जाओ ना, आप देखो कि वहाँ से थोड़ा थोड़ा फ्यूम भी निकलेगा। वो इसलिए हाथ नहीं डालता क्योंकि वहाँ से हीट इवॉल्व होता है। अगर आप उस बकेट को छुओगे ना तो आपको बहुत गर्म लगेगा। तो वो भी एक डेली लाइफ का एग्जांपल है, हीट राइज ऑफ टेम्परेचर का। तो उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है क्या होता है, ये हमारा जो चूना मिट्टी होता है इसको हम क्विक लाइम बोलते हैं। ठीक है, क्विक लाइम इसका निक नेम है, क्विक नाइम्स, क्विक लाइम CaO। उसको तुम वाटर के साथ मिलाओ, ये वाला सॉलिड स्टेट, ये वाला लिक्विड स्टेट तुम्हें देगा CaOH का होल ट्वाइस। हाँ, होल ट्वाइस। इसको हम लोग बोलते हैं स्लैग लाइम, इसका निक नेम है स्लैग लाइम, और ये भी लिक्विड स्टेट में फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ से भी हीट इवॉल्व होता है और टेम्परेचर राइज होता है। तो हमने राइज ऑफ टेम्परेचर का केस हमने देख लिया। अभी हम इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे, वो है फॉल इन टेम्परेचर का ही एग्जांपल। देखो इसको समझना, बहुत डेली लाइफ का एग्जांपल है। मैं आपको बहुत ही, मैं जो भी एग्जांपल दे रहा हूँ वो सब आप डेली लाइफ में देखे होंगे कभी ना कभी। फॉल इन टेम्परेचर, ठीक है, मैं यहाँ पे फॉल इन टेम्परेचर को लिख रहा हूँ। फॉल इन टेम्परेचर, हम सब ने घर में ग्लूकोज डी पिया होगा। जब आप ग्लूकोज डी पीने जाते हो तो क्या करते हो, आप एक ग्लास लेते हो, उसमें पानी लेते हो, 2 चम्मच ग्लूकोज डी का डाल देते हो और उसको थोड़ा मिक्स कर देते हो। नोटिस किए होगे, जब आप उसको चीज़ को मिक्स कर देते हो ना, तो जो ग्लास होता है वो आपको धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। और कभी कभी मतलब बाहर तो कंडेंसेशन भी हो जाता है, इतना ठंडा हो जाता है। उस ग्लास के चारों ओर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स आके चिपक जाता है, जो कंडेंसेशन बोलते हैं हम, वो हो जाता है, इतना ठंडा हो जाता है। देखे होंगे। ये एक्चुअली क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, इसको हम यहाँ पे समझेंगे। और ये थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको यहाँ पे समझो। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैं बोलूँगा। देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो हमारा ग्लूकोज होता है ना, जो ग्लूकोज डी होता है, मैं इसको डी ग्लूकोज लिख रहा हूँ क्योंकि केमिस्ट्री में हम इसको इसी तरह से लिखते हैं, डी ग्लूकोज। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि कंपनी मुझ पर कॉपीराइट का केस लगाएगा, मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि केमिस्ट्री में इसको इस तरह से लिखते हैं। जब आप 11 में जाओगे तो आप देखोगे, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, DL ये सब आप देखोगे, तब समझोगे इसको। जब डी ग्लूकोज मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है मैं आपको बता रहा हूँ, C6H12O6 होता है। हमें इससे कोई मतलब नहीं, मैं बस आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। देखो जब आप ग्लूकोज को वाटर में डिजॉल्व करते हो, ये वर्ड ध्यान से सुनो, डिजॉल्व। जब हम किसी चीज़ को वाटर में डिजॉल्व करते हैं ना, तब क्या होता है उसको समझेंगे अभी। देखो ये जो वाटर होता है ना, इसका एक मतलब जो खराब आदत होता है, वो बहुत ही चिपकू होता है, बहुत ही चिपकू होता है। अभी चिपकू समझो, बाद में जब पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब मैं पोलैरिटी समझाऊंगा, अभी चिपकू ही समझो तुम। वाटर बहुत ही चिपकू होता है। वो क्या करता है, देखो जब तुम ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जब तुम डाल देते हो वाटर में, होता क्या है, देखो ग्लूकोज मॉलिक्यूल, पहले सपोज ये 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल थे, तो वो एक दूसरे के साथ तो वो डेफिनेटली अट्रैक्ट होकर रहेंगे, है कि नहीं, एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होकर रहेंगे। देखो और एक चीज़ यहाँ पे मैं पहले बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो केमिस्ट्री में 2 चीज़ हमको जानना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो है कि ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, और फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ।
ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, देखो बॉन्ड का मतलब है अट्रैक्शन। दो एटम्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होके अगर ऐसे चिपक के एक दूसरे के साथ रहते हैं तो उसको आप बॉन्ड, अभी इतना समझो, ज़्यादा डिटेल में जाओ मत। तो एक दोनों एटम एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होकर ऑलरेडी प्रेजेंट है, आप उन दोनों को एक दूसरे से अलग करना चाहते हो, जबकि वो नहीं चाहते एक दूसरे से अलग होना, आप फोर्सिबली उनको अलग करना चाहते हो। तो अगर आप फोर्सिबली उनको अलग करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको बाहर से कोई एनर्जी लगाना पड़ेगा, वरना वो तो नहीं चाहते ना। तो आप उनको अगर फोर्सिबली तोड़ना चाहते हो उनका जो अट्रैक्शन, तो आपको वहाँ पर एनर्जी लगाना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड के लिए याद रखना एनर्जी यूज्ड, एनर्जी यूज होता है, तो मैं यहाँ पे यूज लिख रहा हूँ। जो फॉर्मेशन बॉन्ड ऑफ बॉन्ड का केस क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म क्यों होता है, इसको समझो। दो चीज़ एक दूसरे से अट्रैक्ट क्यों होते हैं, क्योंकि वो अलग अलग ना, वो स्टेबल नहीं होते, वो उनका सबसे मोस्ट स्टेबल कंडीशन में नहीं होते अलग अलग। तो वो चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ जो एक सूटेबल पार्टनर देख के उसके साथ वो अट्रैक्शन करके वो जाके उसके साथ एक बॉन्ड बनाए और वो स्टेबल हो जाए। क्यों स्टेबल हो जाए, देखो उनके पास ना बहुत एक्स्ट्रा एनर्जी होता है, तो जब एक्स्ट्रा एनर्जी होता है तो वो हमेशा मतलब वाइब्रेशन में, वाइब्रेटिंग मोड में रहते हैं। तो वो हमेशा चाहते हैं कि ये जो वाइब्रेशन उनका कम हो, तो कम होने के लिए उनके पास जितना भी जो एक्स्ट्रा एनर्जी होता है ना, वो चाहते हैं कि कोई हमसे आके ले जाए और हम पूरा ये जो वाइब्रेशन को ज़ीरो कर लें और हम पूरा आराम से स्टेबल होकर रह जाएं। तो इस जो स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, सो दैट ये वाइब्रेशन को मिनिमम कर पाएँ, और ये जो वाइब्रेशन जब मिनिमम होगा, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगा वो रिलीज हो जाता है। तो बॉन्ड जो फॉर्मेशन होता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, वो अपना जो एक्स्ट्रा एनर्जी होता है उसको वो रिलीज कर देता है। तो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड में एनर्जी रिलीज होता है। इनको आप एक बॉक्स करके फिलहाल के लिए रख दो। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड में एनर्जी यूज होता है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड में एनर्जी रिलीज होता है। अब यहाँ पे समझो, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हमने वाटर में डाल दिया, वो दोनों एक दूसरे के साथ थोड़े से ऐसे अट्रैक्शन उनका होगा। इनको जब वाटर मॉलिक्यूल देखेंगे ना, वो हम सडनली इनके चारों ओर आगे से सराउंड कर जाएंगे, सडनली चले आएंगे, कोई काम नहीं है इनको, वो चले आएंगे और आके एक दूसरे से बात करेंगे कि यार ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है ना, ये हमारे साथ अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, वो एक दूसरे के साथ ऐसे कैसे कर रहे हैं। तो वो एक साजिश रचेंगे और उसमें क्या करेंगे, वो ट्राई करेंगे इन दोनों को अलग करने के लिए, इनका जो अट्रैक्शन है उसको तोड़ने के लिए, उनके बीच जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए। तो वो क्या करेंगे, उनका जो वाटर का जो सिस्टम है, जो सिस्टम में जो एनर्जी था ना, जो एक्स्ट्रा एनर्जी, वो उसको यूज़ करेंगे और इन दोनों के बॉन्ड को वो तोड़ देंगे, ये जो बॉन्ड वो तोड़ देंगे। फिर क्या होगा, ऐसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलग हो गए और वाटर मॉलिक्यूल पूरा खुश, वो सडनली इसके चारों ओर ऐसे आके रह जाएंगे, इसके चारों ओर भी इस तरह से आके वो इमीडिएटली सराउंड कर जाएंगे और वो इस ग्लूकोज के साथ फिर एक अट्रैक्शन फोर्स या एक बॉन्ड फॉर्म करेंगे। एक अट्रैक्शन अगर फॉर्म कर रहे हैं तो वो फिर स्टेबिलिटी के लिए कुछ एनर्जी रिलीज करेंगे। तो देखो दो चीज़ यहाँ पे हो रहा है, पहले इस ग्लूकोज को एक दूसरे से अलग करने के लिए ये वाटर मॉलिक्यूल्स उनका बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, तो उसके लिए वो कुछ एनर्जी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखो हम एनर्जी यूज़ किए, एनर्जी यूज़ हुआ सिस्टम का, फिर अलग हो गया, फिर वाटर मॉलिक्यूल आ गए, फिर वो ग्लूकोज के साथ एक अट्रैक्शन और बॉन्ड फॉर्म करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, एनर्जी रिलीज। तो यहाँ पर एनर्जी होगा रिलीज, एनर्जी यहाँ पर यूज हुआ, एनर्जी यहाँ पर रिलीज हुआ। अब एक दूसरा एनालॉजी समझो, यहाँ पर समझा रहा हूँ। सपोज आपका नेटवर्थ 10 रुपये है, आपका नेटवर्थ 10 रुपये था आपके पास। आपने क्या किया, एक महीना आपने मेहनत किया, एक महीने में आपने खर्चा कर दिया 6 रुपये, आपने खर्चा कर दिया 6 रुपये और आपका इनकम हुआ 4 रुपये।
ये आपका इनकम, ये आपका एक्सपेंडिचर, ये आपका नेटवर्थ। तो 1 महीने के बाद आपका नेटवर्थ कितना होगा? आपका नेटवर्थ ये 10 रुपये से कम होकर 8 रुपये हो जाएंगे। ऐसा क्यों? मतलब नेटवर्थ आपका कम हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने जितना गेन किया उससे ज़्यादा आपने लॉस कर दिया। जितना गेन किया, आपने 4 रुपये गेन किए लेकिन आपने लॉस आपने 6 रुपये कर दिया, तो आपका नेटवर्थ 10 रुपये से 8 रुपया हो गया। समझे? इसी एनालॉजी को यहाँ पर हम लोग अभी पुट करेंगे। देखो, वाटर का जो लालच है ना ग्लूकोज के लिए, वही उसको ले डूबता है। कैसे? वो पहले वो सब भूल जाता है। जब वो ग्लूकोज को देखेगा वो सब भूल जाएगा कि सिस्टम का एनर्जी क्या है, कितना है सिस्टम का एनर्जी, मैं उससे कितना ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, वो सब भूल जाएगा। वो फोकस करेगा सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल को मैं एक दूसरे से अलग करूँगा। जितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं उनको एक दूसरे से अलग करूँगा और उनके साथ मैं चिपकूँगा। तो उस चक्कर में वो जो सिस्टम होता है उससे वो एनर्जी यूज करता है। जब एनर्जी यूज़ करता है ना, वो जितना एनर्जी यूज़ कर लेता है या इस चीज़ को अलग करने में, ग्लूकोज को, फिर वो जब खुद ग्लूकोज के साथ जब आके वो अटैच होता है और तब जो एनर्जी वो रिलीज करता है, वो ये जो एनर्जी ऑलरेडी यूज़ कर चुका होगा वो उतना एनर्जी रिलीज नहीं कर पाता, उससे कम करता है, उससे कम करता है। तो यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पर अभी समझो इसको थोड़ा सा, मैं आपको बताऊँगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ यहाँ पर। देखो, जो एनर्जी यूज था ना, जो एनर्जी यूज्ड हुआ वो ज़्यादा हो गया एनर्जी रिलीज्ड से। एनर्जी जो रिलीज हुआ इस प्रोसेस में, जब ग्लूकोज के साथ वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा, जितना एनर्जी रिलीज हुआ, ये तो पहले हुआ ना, ये फेनोमेनन पहले हुआ, ये सेकेंड हुआ। जो सेकेंड केस में जितना रिलीज हुआ वो पहले केस से जितना यूज हो गया था सिस्टम से उससे कम हुआ। तो सिस्टम का जो नेट एनर्जी था, सिस्टम का जो नेट एनर्जी था वो डिक्रीज कर गया, वो डिक्रीज कर गया। तो अगर एनर्जी डिक्रीज कर गया तो फिर वहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। टेम्परेचर डिक्रीज यानी कि फॉल इन टेम्परेचर, फॉल इन टेम्परेचर हो गया। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, ग्लूकोज मॉलिक्यूल वाटर में गए, वाटर पागल हो गया उनको देखकर, वो सिस्टम से एनर्जी ले आया और उनको इन दोनों को अलग करने में बहुत सारा एनर्जी सिस्टम का यूज़ कर लिया। उसने सोचा था कि ठीक है अभी यूज़ कर लेता हूँ, बाद में मैं मेकअप कर लूँगा इसके साथ जुड़ के। लेकिन जब वो खुद आके जुड़ा ना इससे, ग्लूकोज से, वो उतना एनर्जी प्रोड्यूस कर नहीं पाया। ये सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आपको मिलेंगे, लेकिन देखो लॉजिक को समझो। पहले बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर लिया और बाद में उतना एनर्जी वो रिलीज कर नहीं पाया, तो सिस्टम का जो नेट एनर्जी था वो डिक्रीज हुआ। तो उस चक्कर में सिस्टम का जो टेम्परेचर था वो डिक्रीज हो गया। इसीलिए आप जब ग्लूकोज को जब आप पानी में डाल देते हो, उसको थोड़ा मिक्स करते हो, तो धीरे धीरे देखना आपको वो ग्लास ठंडा होता है और आपको वो जो ग्लास का टेम्परेचर कम होता है आपको पूरा फील होगा। और इवन कंडेंसेशन भी होने लगता है, वाटर जो वाटर वेपर जो सराउंडिंग में होता है वो उस ग्लास के चारों ओर कंडेंसेशन भी होने लगता है, इतना डिक्रीज होता है। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था। यहाँ पर मैंने क्या समझाया देखो, दो चीज़ आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट था। पहला था ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। ब्रेकिंग, किसी चीज़ को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी यूज़ करना होगा। जब कोई चीज़ फॉर्म होगा तो आपको एनर्जी वहाँ पर रिलीज होगा, बस इतना आप याद रख लो। और यहाँ पर जो डिज़ोल्व, जब वाटर में आप ग्लूकोज को डिज़ोल्व किए तो जो हुआ मैंने आपको बताया, एनर्जी यूज़ हुआ, वो ज़्यादा ही यूज़ हो गया, कुछ ज़्यादा ही उसने लालच में आके यूज़ कर लिया और रिलीज उसने कम किया। तो ये फॉल इन टेम्परेचर का एग्जाम्पल था। तो आज का क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। तो आज के क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया? पहले तो हम चेंजेस के बारे में डिस्कस किए, प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किए। 2 तरह के प्रॉपर्टी होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुआ तो फिजिकल चेंज, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हुआ तो केमिकल चेंज। केमिकल चेंज को ही हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। आइडेंटिफाई कैसे करोगे, डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? केमिकल फॉर्मूला। अगर वो सेम रहेगा, फिजिकल चेंज होगा, वो डिफरेंट हुआ, केमिकल चेंज हुआ, यानी कि केमिकल रिएक्शन हुआ। फिर मैंने जो हमारे एग्जाम्पल्स दिए
वो आपको बता दिया। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रहा हूँ। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट जो वाटर का एग्जांपल लिया था, वो फिजिकल चेंज होता है, उसको हमेशा मतलब दिमाग में रखो। फिर जो एनसीईआरटी की एक्टिविटीज़ थे उसको तीनों के तीनों देख लिए। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेशन को देखा, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेशन में ये वाला जो टेम्परेचर का जो केस था, पांचवा जो हमारा जो कैरेक्टर था वो थोड़ा इंपॉर्टेंट था। और ये वाला तो फॉल इन टेम्परेचर, यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ मैंने समझाया। तो इतना ही आज हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशंस को स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, तो आज का क्लास आपको कैसा लगा मुझे आप थोड़ा बताइए, और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो इन योर ग्रुप्स, जो भी आपके क्लासमेट्स वगैरह होंगे उनको थोड़ा शेयर करो, और आपके जो वैल्यूबल फीडबैक होंगे वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और जो भी अगर आपको इस क्लास में जो भी डाउट्स वगैरह होंगे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, सो दैट मैं जो अपकमिंग क्लासेस होगा उनमें उनको मैं क्लियर कर दूंगा। और चैप्टर के ख़त्म होने के बाद हम कुछ क्वेश्चन का एक सेशन रखेंगे, ताकि हम लोग जो अप्रैल में जो आपका जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए हम कम्प्लीटली केमिस्ट्री के जो 5 टॉपिक है उसको हम उसके बीच ख़त्म करके उसको आपको पूरा उसके लिए रेडी कर देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। तो अगर समझ में आया प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड थैंक यू।